हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज का ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो आपकी आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास में हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने वाले जो सिर्फ आपकी ये पर्टिकुलर ग्रुप नहीं, आपके पूरे सीएमए की कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि आज एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आज ए सीएमए एस्पिरेंट, आपके सबसे इंपॉर्टेंट कोर एरिया क्या है, तो आप लोगों का आंसर आएगा डेफिनेटली सर कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा सबसे कोर एरिया है, सबसे कोर पेपर है। ओके, इसी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो पेपर है ये इसका नाम अलग अलग है, लेकिन ये हर एक ग्रुप में आपका है। ग्रुप 1 में भी आपका है, ग्रुप 2 में भी आपका है, ग्रुप 3 में भी है एंड ग्रुप 4 में भी है। ओके, यानी कि ये फाइनल इंटरमीडिएट दोनों में। ओके, ग्रुप 1 में आपका पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 में जो आप अभी ये पेपर पढ़ रहे हो ये आपका है पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, एंड ग्रुप 3 में भी आपका है स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, एंड ग्रुप 4 में आपका है मैनेजमेंट मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर मैं बोलूं ना कि इस पेपर का, ये कॉस्टिंग पेपर का एक मतलब अगर आप सीएमए की अगर दिल की बात करें ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर सीएमए के दिल है। राइट, बिल्कुल। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले ये इसकी धड़कन है। बिल्कुल सर, क्या लाइन बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सर, जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, आप शॉक हो जाओगे कि इस टॉपिक से पूरे सीएमए में फाइनल एंड इंटर मिला लो तो इस एक ही चैप्टर से आपका मोर देन 100 मार्क आता है। बिल्कुल, ये जो टॉपिक है ये आपका ग्रुप 1 में, ठीक है, ये आपके ग्रुप 1 में 14 मार्क का आता है, कभी कभी 21 का भी आ सकता है, तो 14 to 21 आप 21 लेके चलिए। ओके, ग्रुप 2 में आपका कंपलसरी आता है 28 का, जो हम अभी पढ़ने वाले। ओके, ग्रुप 3 में आपका आता है कभी कभी 50+। एंड ये मैं सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो इसमें से एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, एवरी टर्म में 2-3 एमसीक्यू आप हर एक ग्रुप में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन से, मतलब इस चैप्टर से 2-3 एमसीक्यू तो आपका आ ही जाएंगे। बिल्कुल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एक अपने आप में ही एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि 100 मार्क से ज्यादा आ रहा है ना, एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क का है तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये। तो इसीलिए मैंने बोला कि आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के बेसिक लेवल से हम आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले। ओके, टॉपिक का नाम सर क्या है, टॉपिक का नाम आपका है मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, टॉपिक का नाम है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मार्जिनल कॉस्टिंग ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक ग्रुप में क्वेश्चन आता है आप लोगों का, और कंपलसरी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एक टर्म में आ गया दूसरा टर्म में नहीं आएगा, नहीं, कंपलसरी क्वेश्चन है और कंपलसरीली मार्क में भी आता है। ग्रुप 1 में कंपलसरी 14 मार्क का आता है, ग्रुप 2 में आपका कंपलसरी 28 मार्क का आता है, एंड ग्रुप 3 में आपका ऑलमोस्ट 40 से लेके 50 मार्क का आता है। ओके, डन सर। तो ये जो टॉपिक है इसे हम पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले। भले ही आपने जो स्टूडेंट्स ग्रुप 1 की तैयारी कर चुके तो भले ही उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं पूरा का पूरा जीरो से स्टार्ट करूंगा। और अगर आप पहली बार ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि आप पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट करोगे इसे। ओके, अगर आपने मेरा क्लास लिया था ग्रुप 1 में तो मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से वहां पे कवर किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं पूरा जीरो से स्टार्ट करूंगा। डन डन सर, क्योंकि ये सर हमारा 28 मार्क्स का आता है। सर हमें पास होने के लिए कितना चाहिए, 40 मार्क्स। अकेला अगर इस चैप्टर को हम मास्टरी कर लेना तो फाइनल में तो ये 40 मिनिमम 40 मार्क आपके लिए लेके आएगा, लेकिन ग्रुप 1 में भी ग्रुप 2 में भी आप ये पेपर पास हो सकते हो, क्योंकि 28 है, 28 यहां से आ जाएगा, एमसीक्यू का आपका 30 मार्क का है, तो यही तो आपका 60 के आसपास आ गया ना। तो ये चैप्टर आपको मास्टरी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सर अब ज़्यादा
मत बोलिए और पूरा का पूरा चुपचाप आप क्या करिए, आपके कंसेप्ट पे आ जाइए। सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर क्या है और इसकी प्रैक्टिकल यूसेज क्या है? देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग ये जो टर्म है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टेक्निक है। It's a technique of cost accounting which is used by the business organization for short-term decision making. मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को फॉलो करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, मतलब शॉर्ट टर्म डिसीजन बिजनेस के लेते। और क्योंकि बिहाइंड एवरी बिजनेस, मतलब बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ए सीएमए, तो इसी वजह से आप लोग ही तो बिजनेस के डिसीजन लोगे ना, तो आपको ये चैप्टर मास्टरी करना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर कैसे डिसीजन लिया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे, बताएंगे जोरा। नॉर्मली मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है हमारी, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं ना, एक ऐसा एग्जांपल लेंगे और उसी से आपको पता चलेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सपोज एक रूम है, ओके एग्जाम, मतलब जरा सा विजुअलाइज करिए, ठीक है, और एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए कि एक रूम है जिसमें आपका 4 लड़के रहते हैं। ओके 4 लड़कों का नाम क्या है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है अरुण और एक का नाम है गोपाल। ओके ठीक है, राम श्याम गोपाल एंड अरुण, ये 4 लोग हैं, ठीक है। और ये 4 लोग क्या करते, एक रूम में रहते, ठीक है। चारों के चारों सीएमए के एस्पिरेंट्स है, सीएमए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। रूम का जो रेंट है ना, रूम का रेंट सर कितना है, ओनर इन लोगों से 6000 का रेंट लेता है। ओनर ने बोला है कि आपका रूम है, एक बार अगर कोई एक भी पर्सन उस रूम में रहता है तो भी वो 6000 देगा, अगर 2 लोग रहते तब भी वो 6000 देंगे, अगर 3 4 5 नंबर कुछ भी हो, ओनर बोल रहा है कि आप जितने लोग कंफर्टेबल हो उतना लोग रह लो, लेकिन मुझे मंथली 6000 का रेंट चाहिए। बिल्कुल, ये लोग क्या करते हैं, फूड भी लेते हैं। फूड एक्सपेंसेस इन लोगों का कितना है, फूड एक्सपेंसेस इन लोगों का 2000 रुपीज पर मंथ है। ओके सो फूड एक्सपेंसेस इन लोगों का 2000 रुपीज है और रेंट है 6000, यानी कि पर मंथ अगर मैं बोलूं ना, पर मंथ कितना एक्सपेंसेस आएगा सर, 2000 तो आपका आएगा ही आएगा, प्लस 6000 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 3500 पर मंथ ईच स्टूडेंट का खर्चा आता है। ठीक है, क्लियर सर। एक लड़का आया जिसका नाम है विराट, क्या नाम है इसका, विराट। वो वाला विराट नहीं जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये गरीब वाला विराट है। ओके, ये विराट आया और विराट आके बोला कि भाई लोग मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो, मैं भी सीएमए का पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ रह के पढ़ाई करना चाहता हूं, प्लीज मुझे अपने ग्रुप में ले लो। अब इनके रूम में एक्चुअली स्पेस है कि और एक पर्सन रह सकता है, तो इन लोगों ने देखा कि हाँ बिल्कुल सही है, हम लोग 4 लोग हैं, हम एक और पर्सन को ऐड कर लेते तो हमारा कॉस्ट थोड़ा सा कम आ जाएगा। ओके, तो विराट ने बोला कि भाई आपके रूम के चार्जेस कितना है, पूरा टोटल चार्जेस मुझे बताइए। तो इन लोगों ने कैलकुलेट किया कि 6000, पहले तो 4 लोग रहते थे, सॉरी एक्स्ट्रा 0 1 हो गया, 6000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि अभी आ जाएगा 1200, एंड उसी के साथ साथ आपको 2000 तो देने हैं कैटरिंग वालों को। ओके, कैटरिंग वाला को आपको 2000 रुपए देना है और आपका 1200 आ रहा है कॉस्ट, क्योंकि पहले ये जो 1500 आ रहा था अब तो 500 में डिवाइड होगा, वो 1200 आ जाएगा, यानी कि 3200 आपका कॉस्ट आएगा। क्लियर, क्लियर सर। अब इन लोगों ने बोला विराट को कि भाई देख, हमारे रूम में रहने के लिए सबका कॉस्ट कितना आ रहा है, 3200 आ रहा है, इतना तुम्हें देना चाहिए। सो विराट ने बोला कि भाई देखो मेरा फैमिली का कंडीशन ठीक नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, और बेचारा ये बोलते हुए रो भी रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से सीएमए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एक काम करिए, आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए, मैं मैक्सिमम आपको कितना दे सकता हूँ, 2800, मेरे पास उससे ज़्यादा पैसा नहीं है। तो गोपाल बोल रहा है कि भाई और 400 दे देना, और 400 देने से तू क्या गरीब हो जाएगा। ये बोल रहा है कि नहीं, मेरा एक गर्लफ्रेंड भी है,
और उसके साथ थोड़ा सा बात भी करना है, तो इसके लिए जियो का रिचार्ज तो आजकल अंबानी जी ने इंक्रीज कर लिया है, 400 रुपये जियो का रिचार्ज भी करूंगा ना भाई, रख लो, मुझे कुछ तो गरीब के लिए छोड़ दो आप लोग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2800 दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अब सर पॉइंट ये है कि हमारा रेंट तो 3200 है, हमारा रेंट तो सर 3200 पर मंथ है, तो क्या हम विराट को अपने गैंग में, मतलब अपने रूम में रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे? ये चारों सोच रहे हैं सर, ठीक है, ये चारों ये सोच रहे हैं कि क्या हम विराट को अपने ग्रुप में रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप होते तो आपको विराट को अपने ग्रुप में रखना चाहिए था या फिर नहीं रखना चाहिए था? सिंपल, जरा सोच के बताइए। ओके, जरा सोचिए, अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग वाला दिमाग जरा लगाइए और सोचिए कि आप एक बड़े से कंपनी के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि विराट को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। सर सिंपल सा बात है ना, नहीं रखना चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ बात करने के, गर्लफ्रेंड के लिए रिचार्ज करने के लिए इसके पास पैसा है, ठीक है, लेकिन हमारी रूम में देने के लिए पैसा नहीं है। ओके, अगर 2800 रुपीज ये दे सकता है ना, तो ये 3200 रुपीज भी आराम से अरेंज कर लेगा, दे देगा, ठीक है, कुछ नहीं तो स्टाइपेंड मतलब आर्टिकलशिप करके उसमें से पैसा दे देगा, ठीक है। सो नो करेंगे सर, बिल्कुल इसे रखेंगे नहीं हम लोग। ओके, तो क्यों रखेंगे सर? सिंपल सा हमारा लॉस हो रहा है ना, 3200 है, ये दे रहा है 2800, हमारा 400 का लॉस हो रहा है। 400 का लॉस कौन बियर करेगा? चारों लोगों को बियर करना पड़ेगा। ओके, तो नहीं रखेंगे सर। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है ना नहीं रखेंगे, मुबारक हो, आप लोग गधे हो। ओके, आप लोगों का बिल्कुल दिमाग नहीं है। नो एक्चुअली में रॉन्ग आंसर है। हम क्या करेंगे, उसे अपने गैंग में रखेंगे, रूम में रखेंगे। सर क्या बात कर रहे हो? ओके, आप होते तो पक्का नहीं रखते, मुझे पता है। आप तो बस यहाँ पे बोल रहे हो एग्जाम्पल के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई नहीं रखता है। नहीं, रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? देखो, विराट को रखने के बाद भी इनका फायदा ही हो रहा है। सर कैसे फायदा हो रहा है? देखो, अगर विराट को ये लोग नहीं रखेंगे ना, तो इन लोगों का कॉस्ट कितना आ रहा है? 3500। सर अगर विराट को रखेंगे तो कॉस्ट कितना आ रहा है? देखो, विराट ने टोटल कितना पैसा दिया है? 2800। ओके, अब ये 2800 से दो पार्ट आप ले लो, एक तो 800 है और एक है 2000। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये 2000 तो कैटरिंग वाला ले लेगा। ओके, और ये जो 800 है, ये 800 हमें क्या करना है? रेंट में हमें कंसेशन मिलने वाला है। ओके, ये जो 800 है ये एक्चुअली हमें रेंट में कंसेशन मिलने वाला है। ओके, सो हमारा रेंट कितना है? थोड़ा सा मैं इरेज करो या यहाँ पे लिख रहा हूं। ओके, हमारा रेंट है 6000, विराट ने दे दिया 8000, अभी बचेगा 5200 और ये इन चारों लोगों को देना है, क्योंकि विराट ने तो सिर्फ 800 रुपये दिया है। तो कॉस्ट कितना आएगा सर? 1300 और कैटरिंग वालों को कितना देना है? 2000। सो टोटल कॉस्ट कितना आया राम, श्याम, गोपाल और अरुण के लिए? 3300। तो सर अगर विराट नहीं रहेगा तो कितना कॉस्ट आएगा? 3500 का। अगर विराट रहेगा तो कितने का कॉस्ट आएगा? 3300 का। तो सर रखना चाहिए ना, बिल्कुल रखना चाहिए। इन सारी चीजों में, ये तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। ऐसे ही अगर कोई आपको बिजनेस डिसीजन लेना है कि हमें एक ऑफर, हमें एक वर्क ऑर्डर, एक कस्टमर से ऑर्डर आया है और कस्टमर डिस्काउंट चाहता है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें एक प्रोडक्ट खुद बनाना चाहिए या फिर मार्केट से परचेज करके रीब्रांडिंग करके बेचना चाहिए। ये सारे के सारे डिसीजन मार्जिनल कॉस्टिंग के वजह से आप क्या कर सकते हो? बिजनेस में ले सकते हो। ओके, तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टेक्निक है। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टूडेंट्स क्या करता है? मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी बेसिकली क्या करता है? वेरिएबल कॉस्ट को लेके आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट को लेके आपका डिसीजन रेडी करता है, ठीक है। सो आ जाते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के थोड़े से थियोरेटिकल पार्ट में। मार्जिनल कॉस्टिंग सर क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग ये बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए कॉस्टिंग सिस्टम वेयर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड इन्वेंटरीज आर वैल्यूड only at variable cost।
सर पहले ये बताइए कि ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद चलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने में आपका कितना खर्चा आ रहा है, कितना एडिशनली खर्चा आ रहा है, उस खर्चे को हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। सपोज मुझे 10,000 यूनिट्स बनाने में खर्चा आ रहा है 1 लाख का। ओके, 10,000 यूनिट्स बनाने में खर्चा आ रहा है 1 लाख का, और 10,001 यूनिट बनाने में मुझे खर्चा आ रहा है 1,10,000 रुपीज का। तो सर मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, एक यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना कॉस्ट आ रहा है, 10 रुपीज का। यानी कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट है 10 रुपीज का। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट आज अंडरस्टूड इन इकोनॉमिक इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, as understood, variable cost have the direct relationship with volume of output and fixed cost remains constant irrespective of volume of output. Hence, marginal cost is measured by total variable cost attributable to the one additional unit. बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपका कितना खर्चा आ रहा है। तो जितना खर्चा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है सर, जितने भी आपके वेरिएबल कॉस्ट है उन सारे वेरिएबल कॉस्ट को आप ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ओके सर, एक बात बताइए, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? आप लोगों ने ग्रुप 1 में पढ़ा होगा, जब आप बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे ना, तो टाइप ऑफ कॉस्ट होगा वहां पे। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट को बिहेवियर वाइज 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। सर बिहेवियर क्या होता है? वो लोग भी किसी के साथ बिहेव करते हैं क्या? बिल्कुल, वो लोग आउटपुट के साथ बिहेव करते हैं। एक कॉस्ट का आउटपुट के साथ कैसा बिहेव है उसकी बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बिहेवियर वाइज कॉस्ट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट आपके वो कॉस्ट है जो कि आउटपुट के साथ वैरी करते, यानी कि अगर आउटपुट आपका इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, अगर आपका आउटपुट डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। सो वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ रहता है, आउटपुट के साथ इसका क्या है, नॉर्मल डायरेक्ट रिलेशन है। आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा। सो क्या दिया है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में? वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट वैरीज इन द प्रोडक्शन इन द प्रोपोर्शन विथ द लेवल ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज दैट variable cost in terms of amount may increase or decrease with the change in level of activity or volume of operation. However, per unit variable cost remains constant. बहुत सिंपल सा बात है सर, ये बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंज होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल है डायरेक्ट मटेरियल। एक एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल, सपोज हमें 1 यूनिट बनाने के लिए हमें चाहिए 4 रुपए का मटेरियल। 1 यूनिट बनाने के लिए हमें कितना रुपए का मटेरियल चाहिए? 4 रुपए का मटेरियल चाहिए। तो अब हम जितने भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाते जाएंगे हमारा कॉस्ट उतना ज्यादा आएगा। सपोज हम 100 यूनिट्स बनाएंगे तो सर कॉस्ट कितना आएगा? 400 रुपीज। 1 यूनिट के लिए अगर 4 रुपए आ रहा है तो 100 यूनिट के लिए कितना आएगा? 4000, मतलब 400 रुपीज, 400। अगर सर हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा? हमारा कॉस्ट आएगा 4000 रुपीज। सो आउटपुट जितना बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट उतना बढ़ेगा, लेकिन पर यूनिट सर वही सेम ही रहेगा। ओके, पर यूनिट सर वही सेम ही रहेगा आप लोगों का।
So variable cost per unit remain constant, but total variable cost will change with the change in output. क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ चेंज होता है ना, इसी वजह से इसका और एक नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट. ओके, वेरिएबल कॉस्ट को सर हम और क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट. सर प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों बोलते हैं? सिंपल, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट के साथ चेंज होता रहता है. डन डन सर. सर अब बात करते फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में. फिक्स्ड कॉस्ट सर क्या होते हैं? देखो, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं ना जो कि टोटल में फिक्स रहते हैं, वो टोटल में चेंज नहीं होंगे, लेकिन जैसे यूनिट्स बढ़ेगा ना वो कॉस्ट क्या होंगे? पर यूनिट वाइज कम होते जाएंगे. ओके, कुछ ऐसे कॉस्ट है जो कि फिक्स रहेंगे, कुछ भी हो जाए वो फिक्स ही रहेंगे. जैसे कि रेंट. सपोज हमारा एक फैक्ट्री है जिसको हमने रेंट पे लिया है, फैक्ट्री रेंट. फैक्ट्री रेंट कितना आ रहा है आपका? पर मंथ 80,000 आ रहा है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. फैक्ट्री आपने रेंट पे लिया है जिसका पर मंथ का रेंट है 80,000 रुपीज. अगर हम एक महीने में सिर्फ 100 यूनिट बनाएंगे तो सर हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है? बिल्कुल सर, 800 रुपए. सर अगर हम 1000 यूनिट बनाएंगे तो उस केस में हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है सर? 80 रुपीज का. सर अगर हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, ओके, अगर हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो उस केस में हमारा कॉस्ट सर कितना आ रहा है? सिर्फ 8 रुपीज का. तो इसका मतलब है कि टोटली में तो ये फिक्स ही रहेगा, 80,000 तो हमें देना ही देना है. अगर हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो भी ये हमारा फिक्स रहेगा 80,000 का. लेकिन ये क्या होगा? पर यूनिट रिड्यूस हो सकता है अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, या फिर पर यूनिट डिक्रीज हो सकता है. अगर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. अगर आउटपुट कम होगा तो इंक्रीज होगा, आउटपुट ज्यादा होगा तो डिक्रीज होगा. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ टाइम के लिए फिक्स है, नहीं. फिक्स्ड कॉस्ट आपका फिक्स है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. जैसे कि सपोज ओनर ने बोला कि भाई साहब आपका ये जो रेंट है ये लाइफ टाइम तक 80,000 नहीं है, हर साल आपका रेंट 10,000 इंक्रीज होगा. इस बार आपका जितना भी रेंट है अगले साल वो 10,000 बढ़ जाएगा, यानी कि अगले साल हमें रेंट कितना देना पड़ेगा? 90,000 सर. ओके, अगले साल हमें रेंट कितना देना पड़ेगा? 90,000. यानी कि ये पीरियडिकली चेंज होगा, ये प्रोडक्ट वाइज चेंज नहीं होगा. फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपका वो प्रोडक्ट वाइज चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा? पीरियडिकली चेंज होगा. तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड कॉस्ट बोलते हैं. इसे कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? इसे पीरियड कॉस्ट बोलते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट को हम और क्या बोलते हैं? जैसे वेरिएबल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं पीरियड कॉस्ट, क्योंकि ये पीरियड वाइज चेंज होता है. ओके, सो देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट tends to remain constant irrespective of level of activity or volume of operation. Fixed costs tend to vary with the time rather than level of activity. Basic characteristics of fixed cost is that the cost in terms of amount remain constant at all level of activities. However, per unit fixed cost goes on decreasing with the increase in level of activity and vice versa. Per unit fixed cost अगर आउटपुट बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर आउटपुट कमेगा मतलब आउटपुट डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा. ओके, इसका बेसिकली एग्जांपल सर क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो पहला एग्जांपल है आपका रेंट, फैक्ट्री रेंट वगैरह हो सकता है. डेप्रीशिएशन, कोई अगर एसेट है उसका डेप्रीशिएशन भी आपका फिक्स ही है. ठीक है, आपका सैलरी, ये बेसिकली एग्जांपल है. एम्प्लॉय सैलरीज वगैरह जो है वो आपका फिक्स है. ठीक है, तो ये सब आपका पीरियड कॉस्ट में आएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में आएंगे. सिमिलरली अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो आपका सब क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट में आएगा. ओके, अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की. सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसे कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली आपका क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों कैरी करते हैं. यानी कि वो कॉस्ट ऐसे नहीं है कि पूरा फिक्स है या फिर ऐसा नहीं है कि पूरा वेरिएबल है, यानी कि वो चेंज होंगे. अगर एक्टिविटी चेंज होता है, अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता है ना तो वो भी चेंज होंगे, लेकिन नॉट इन ए
डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट विथ प्रोडक्शन या फिर नॉट इन ए कांस्टेंट रेट। ओके, तो इस टाइप के कॉस्ट को हम बोलेंगे सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, यानी कि कुछ टाइम तक ये फिक्स रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएंगे, फिर कुछ टाइम तक फिक्स रहेंगे। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम किसे बोलेंगे? सपोज हमने 1000 यूनिट बनाने के लिए हमारा कॉस्ट आया 10,000, या फिर हम ऐसा बोल सकते कि हाँ 10,000 आया। सपोज 1200 यूनिट बनाने के लिए हमारा जो कॉस्ट आया वो आया 11,500। ओके, सो 10,000 बनाने के लिए 1000 यूनिट बनाने के लिए हमारा कॉस्ट कितना आया? 10,000 रुपीज। और 1200 यूनिट बनाने के लिए हमारा कॉस्ट कितना आया? 11,500। तो यूनिट कितना चेंज हुआ? 200, और कॉस्ट कितना चेंज हुआ? 1500। सर अगर 1000 यूनिट के लिए 10,000 था तो 1200 यूनिट के लिए 12,000 तो होना चाहिए, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में तो ये चेंज हुआ ही नहीं। इस टाइप के कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इस टाइप के कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। राइट सर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, देखिए वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट आपका वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली चेंज होता है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका तो कांस्टेंट रह गया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दो टाइप के कॉस्ट है, जैसे कि एक है वेरिएबल कॉस्ट एंड एक है सेमी वेरिएबल, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों मिलके आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट हुआ है। हमें क्या करना है? हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में ना सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के लिए ही कैलकुलेट करना है। मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ क्या करेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग में जो डिसीजन मेकिंग होगा वो ओनली बेस्ड होगा वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे, तो फिक्स्ड कॉस्ट का कोई काम नहीं है। तो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करना इनटू वेरिएबल एंड फिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर है तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कितना वेरिएबल सर है, कितना फिक्स्ड है, ये दोनों को सेग्रीगेट करना, इन दोनों को अलग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें करना है। तो यहां पे जो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है, हमें कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे सर? देखो आपका 1000 यूनिट था, 1000 यूनिट के लिए आपका कितना खर्चा हुआ है? 10,000 रुपीज का आपका खर्चा हुआ है। और 1200 यूनिट के लिए आपका कितना खर्चा हुआ है? 11,500 रुपीज आपका खर्चा हुआ है। ओके, तो एक बात बताइए, जो 200 यूनिट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, क्योंकि हमें पता है कि 10,000 यूनिट के लिए खर्चा कितना हुआ था? 10,000। 12,000 यूनिट के लिए, 1200 यूनिट के लिए, 1200 यूनिट के लिए कितना खर्चा हुआ है? 11,500। तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ है? 1,500 का। और कितना यूनिट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है? 200 यूनिट के लिए। अभी हमने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि फिक्स्ड कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? वो टोटल में फिक्स रहता है। और वेरिएबल कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वेरिएबल कॉस्ट वैरी करता है। ओके, तो ये जो 200 यूनिट के लिए 1,500 खर्चा हुआ है, ये कौन सा कॉस्ट हुआ होगा सर? वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट? आंसर इज ये आपका वेरिएबल कॉस्ट ही हुआ होगा। सो वेरिएबल कॉस्ट हम कितना कर सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल सकते हैं सर। अगर 200 यूनिट के लिए आपका 1,500 खर्चा हो रहा है, 200 यूनिट के लिए आपका 1,500 खर्चा हो रहा है, तो पर यूनिट के लिए आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना होगा सर? मैं बोलूं 7.5। ओके, 7.5 रुपीज क्या है आपका टोटल कॉस्ट? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो सर इसको अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें, यहां पे मैं कर रहा हूं, ठीक है। सो हमारा 1000 यूनिट के लिए कॉस्ट कितना था? 10,000। 1200 यूनिट के लिए सर हमारा कॉस्ट कितना है? 11,500। ओके, सो हमारा चेंज इन कॉस्ट कितना हुआ? 1,500 का। कितने यूनिट हमारा बढ़ा? 200 यूनिट बढ़ा। 200 यूनिट की वजह से हमारा कॉस्ट कितना आया है एक्स्ट्रा? 1,500। सो पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, पर यूनिट इंक्रीमेंटल कॉस्ट।
पर यूनिट इंक्रीमेंटल और वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट सर इंक्रीज होता है विद द चेंज इन आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो 1500 हुआ है ना, ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ये तो कितने यूनिट के लिए ये वेरिएबल कॉस्ट है सर, 200 यूनिट के लिए ये वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि ये कॉस्ट कितना आएगा 7.5। बिल्कुल लॉजिकली सर क्लियर। तो इसका फॉर्मूला सर क्या होगा, अगर आपको इसे सेग्रीगेट करना है तो क्या होगा, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट। ओके, सो ये आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सर अगर हम 1000 यूनिट की बात करें, 1000 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सर, 7.5 अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 7500। सर फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा आपका रिमेनिंग 10,000 से कितना आ जाएगा 2500। ओके, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 10,000। सो मैं ये बोलूं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है और सर ये फिक्स्ड कॉस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो ऐसे हमें सेग्रीगेट करना है, ऐसे हमें क्या करना है, सेग्रीगेट करना है वेरिएबल कॉस्ट को। ये टोटल जितना भी इसमें फिक्स्ड कॉस्ट था वो अलग करना है और जितना भी वेरिएबल कॉस्ट था वो अलग करना है। सर इसी हिसाब से 1200 यूनिट का कॉस्ट भी बता दीजिए। 1200 यूनिट में कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है 11,500, तो ये 12,000 इंटू 7.5 कर लीजिए कितना होता है, जरा कैलकुलेटर यूज करिए और निकालिए जल्दी कितना होता है। तो सर ये होता है 9,000 का। ओके सर, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहेगा, देख लो टोटल कॉस्ट कितना आया था 11,500 का। तो सर ये आएगा आपका वेरिएबल और ये आपका आएगा फिक्स्ड। ओके, सो जब भी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आप एक बार देख लीजिए, जब भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, जब भी क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा कि आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सो यू नीड टू सेग्रीगेट दैट कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। सो जब भी आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है, आपको ये लेना है कि चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट, कितना आउटपुट में चेंज हुआ है और कितना कॉस्ट में चेंज हुआ है, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, उसको आप क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। जो रेस्ट रहा वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट में हमने मल्टीप्लाई कर लिया 7.5, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद जो टोटल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर लीजिए, बाकी का जो बचा वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चलिए हम चलते हैं अपने थियोरेटिकल पॉइंट में। सो क्या दिया हुआ है सर यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, देखो इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस सम कॉस्ट मे नॉट बी एंटायरली फिक्स्ड और एंटायरली वेरिएबल। ये बोल रहा है कि सर प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना तो कुछ कॉस्ट ना तो पूरा फिक्स्ड होते हैं ना तो पूरा वेरिएबल होते हैं, दे आर पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल। They are technically in the form of semi-fixed cost or semi-variable cost. For the purpose of marginal costing, semi-fixed cost and semi-variable cost are required to be segregated into fixed cost and variable cost. Various techniques or methods may be used for segregation of semi-variable cost and fixed cost. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही तरकीब जो मैंने बताया है, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन कॉस्ट। ओके सॉरी, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट, सर वही मेथड फॉलो करना है और आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेग्रीगेट हो जाएगा, राइट। अब सर चलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के तरफ। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोल रहा था, इट इज ए कॉस्ट सिस्टम वेयर, इट इज ए कॉस्टिंग सिस्टम वेयर प्रोडक्ट और सर्विसेस एंड इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। मार्जिनल कॉस्टिंग सर क्या है,
मार्जिनल कॉस्टिंग वो टेक्निक है जहां पे बिजनेस का डिसीजन लिया जाता है बाय ओनली कंसीडरिंग वेरिएबल कॉस्ट. ओके, इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन फिक्स्ड कॉस्ट. दिस सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्टिंग और आज ओनली डायरेक्ट कॉस्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इन्वेंटरीज कॉस्ट. Costs are classified in the basis of behavior of the cost, that is fixed and variable, rather function as done in the absorption costing method. बहुत ही सिंपल है. इससे हम कभी कभी डायरेक्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि हमें जो डायरेक्टली कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह है, उसी को हम कंसिडर करते. ओके, तो चलिए सर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. इंपॉर्टेंट है ये आपका एमसीक्यू में, एमसीक्यू बोल रहा हूं, शॉर्ट नोट में आपका आ सकता है. Techniques of marginal costing. Okay, so the characteristics of marginal costing. The technique of marginal costing is based on the distinction between product cost and period cost only. Only variable costs are treated as the cost of the product while fixed costs are treated as period cost. बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या करते हैं, पीरियड कॉस्ट बोलते हैं. Which will be incurred during the period regardless of the volume of output. The main characteristics of marginal costing are as follows. Marginal costing के सर कुछ main characteristics क्या क्या है. पहला characteristics है all the element of cost are classified into fixed and variable component. Semi variable cost are also analyzed into fixed and variable element. पहला characteristics marginal costing का सर ये है कि ये सिर्फ cost को वेरिएबल एंड फिक्स्ड के बेसिस पे डिवाइड करता है. अगर कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल में. डन सर. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. जितना भी मार्जिनल कॉस्ट हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट हो उसे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कंसीडर करेंगे. ओके, उसके बाद under marginal costing the value of the finished goods and work in progress is also comprised only of the marginal cost. okay, जो भी आपका फिनिश गुड्स है या फिर जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस है सर वो भी क्या होगा, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग को ही बेस करके कैलकुलेट किया जाएगा. जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर जो भी आपका फिनिश गुड्स है उसकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो भी क्या होगा आपका सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग को बेस करके कैलकुलेट किया जाएगा. ओके, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एक्सक्लूडेड फॉर वैल्यूइंग दीज इन्वेंट्रीज. जो भी आपका सेलिंग ओवरहेड्स वगैरह है, सेलिंग वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएंगे. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट कंसीडर फॉर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी काम नहीं आएगा. फिक्स्ड कॉस्ट को आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं करोगे. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड आर चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड फॉर व्हिच दे आर इनकर्ड. फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया जाएगा और वो डायरेक्टली कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाएगा जहां से हम प्रॉफिट निकालेंगे. ओके, prices are determined with reference to marginal cost and contribution margin. Profitability of the department and product is determined with reference to their contribution margin. यहाँ पे बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, जो प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे. हम मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखेंगे. कंट्रीब्यूशन मार्जिन के हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. प्रॉफिट मतलब एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी उसके कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे ट्रीट किया जाएगा और कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे जज किया जाएगा. तो ये है कुछ पॉइंट्स मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक फीचर्स के बारे में या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. सर क्या ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? अगर थियोरिटिकली कभी पूछ लिया ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए फायदा है, आप लोग इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल सर. ओके, तो सर आगे चलते, बिल्कुल चलते आगे. तो हमने थियोरिटिकल पॉइंट डिस्कस कर लिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज बेसिक अजम्पशंस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. जैसे मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बोला था कि मार्जिनल कॉस्टिंग आपका कुछ ऐसे,
जैसे मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बोला था कि जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, ये अजम्पशंस बार बार आएंगे, क्योंकि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक्स है, मेथड्स है, ये बेस्ड है सर्टन अजम्पशंस के ऊपर, ठीक है। उस अजम्पशंस के बेसिस पे क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है या फिर ये मेथड्स प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो पाते। तो सिमिलरली मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में भी 3 अजम्पशंस लिया गया है और 3 अजम्पशंस के बेसिस पे ही मार्जिनल कॉस्टिंग के जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी मेथड्स है, वो सारे के सारे बेस्ड है। तो क्या है ये 3 अजम्पशंस? ओके, तो एंटायर टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अजम्पशंस। जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग के पूरे टेक्निक है वो इन अजम्पशंस के ऊपर बैठा हुआ है। नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट वैरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वेरिएबल कॉस्ट वैरीज इन डायरेक्ट proportion with the level of activities. However, per unit variable cost remain constant at all level of activity. देखो, जो भी हम कॉस्टिंग में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा उससे डायरेक्टली प्रैक्टिकल लाइफ में उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन मतलब वैरी करता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे अजम्पशंस है और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रेट पे चेंज होता है और कांस्टेंट रेट पे वैरी करता है आज रिगार्ड्स टू और विथ रेफर्स टू आपका आउटपुट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वैरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ आउटपुट, ओके। आपकी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसके डायरेक्ट रिलेशनशिप में वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है और जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये एक बहुत बड़ा अजम्पशन है, ओके। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज। पर यूनिट सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। सेलिंग प्राइस भी हमेशा फिक्स रहता है, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग एज्यूम करके चलता है, ओके। whatever is produced by the organization is sold off. In other words, there is no variation due to the stock, ओके। जो भी आपने प्रोडक्शन किया वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा, ऐसा मार्जिनल कॉस्टिंग सोचता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली सर 3 चीजों के ऊपर बेस है, 3 अजम्पशंस के ऊपर बेस है। नंबर 1 ये बोलता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रेट पे चेंज होता है विथ रेफर्स टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ एक कांस्टेंट रेट पे ये चेंज होता है। पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का मानना है एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। एंड अगेन थर्ड नंबर पे ये बोलता है व्हाटएवर इज प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोड्यूस करता है वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो जाता है, कोई भी स्टॉक में वेरिएशन नहीं रहता है, ओके ओके सर एक बात बताइए, मार्जिनल कॉस्टिंग हम निकालेंगे कैसे? मार्जिनल कॉस्टिंग हम कैसे निकालेंगे? देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो फॉर्मेट है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो फॉर्मेट है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है फॉर्मेट। ओके मैं यहां पे शॉर्ट में समझाता हूं आप लोगों को। ये आपका आ गया पर्टिकुलर्स, यहां पे आएगा आपका अमाउंट, ओके। सो यहां पे आप लोगे सेलिंग प्राइस, ऑफ द प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस आपका जो है वो आप ले लोगे, बिल्कुल सर। उसमें से आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल सर वेरिएबल कॉस्ट हमें माइनस करना है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएंगे? पहले आएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल, फिर सेकंड आपका आएगा डायरेक्ट लेबर, फिर थर्ड आपका आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर फोर्थ में आपका आएगा वेरिएबल ओवरहेड्स।
ओके, सो देखो पहले आपको क्या लेना है, सेलिंग प्राइस ले लेना है, ठीक है, उसमें से आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सर आपका क्या क्या आएगा, पहले आपका डायरेक्ट मटेरियल आएगा, फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट लेबर आएगा, फिर इसके बाद आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, फिर आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस आएगा, वेरिएबल ओवरहेड, ये टोटल कर लेना है। इसे माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है कंट्रीब्यूशन वगैरह वो सब हम डिस्कस करने वाले। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से आपको माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, कंट्रीब्यूशन से आपको माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट, और वो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद आपका आएगा नेट प्रॉफिट। ओके, तो वो आपका आएगा नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये है सर पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट। क्या करना है आपको, पहले लेना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स जो है आपको वो लेना है, उसमें से आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपका क्या आएगा, पहले तो आपका जो 3 प्राइम कॉस्ट है वो आ जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड आपका जितने भी वेरिएबल ओवरहेड्स है वो सब आप माइनस करना है। तो आपका आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपको सेलिंग प्राइस से माइनस करना है, तो जो भी आएगा उसे हम क्या बोलेंगे सर, उसे हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसे हम नाम देंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से आपको माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। ओके, अब चलते बुक में क्या दिया है, बिल्कुल वैसा ही उसी तरीके का आपको दिया है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको कॉस्ट एंड प्रॉफिट सर कैसे निकालना है, पहले आपको ले लेना है रेवेन्यू, बिल्कुल मतलब रेवेन्यू मतलब सेल्स, इसका सिंपल मतलब है सेल्स। सेल्स आपको माइनस करना है प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे हमको मैंने बोला था ना आपको, प्रोडक्ट कॉस्ट किसे बोला जाता है सर, वेरिएबल कॉस्ट को बोला जाता है। बिल्कुल सर, वेरिएबल कॉस्ट को आपको प्रोडक्ट कॉस्ट बोला जाता है। तो हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो सब हम ले लेंगे। सो वेरिएबल प्रोडक्ट इन्वेंटरेबल कॉस्ट। ओके, यानी कि जो भी हमारे पास इन्वेंट्रीज रहेगा ना उसका कॉस्ट कितना है। प्रोडक्ट कॉस्ट में इन्वेंटरेबल कॉस्ट का मतलब क्या है सर, इन्वेंटरेबल नया वर्ड है ये, कुछ मतलब कुछ भी नया वर्ड नहीं है ये। सिंपल क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल मतलब है कि आपके पास जो इन्वेंट्री अभी पड़ा है, आपके पास जो स्टॉक अभी पड़ा है ना, उसका कॉस्ट आप कितना लोगे, तो ये हो जाएगा आपका इन्वेंट्रेबल कॉस्ट। ओके, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट के कॉस्ट निकालोगे अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो सिंपल एक चीज आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करना है। आपको वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करना है, आपको और कोई कॉस्ट कंसीडर नहीं करना है। तो ये आपका आ जाएगा इन्वेंटरेबल कॉस्ट। सो इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे ना, ये बी वाला माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा वेरिएबल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से आपको वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस करने के बाद आपको पीरियड कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो माइनस करना है। वो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट। सो ऑलमोस्ट जो हमने यहाँ पे किया है वही वाला है, थोड़ा सा डिटेल में प्रेजेंट किया है। ओके ओके सर। सर अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सो पहला टर्म है सर कंट्रीब्यूशन। यही तो सर हमारा पहला हीरो है इसमें। कंट्रीब्यूशन। ओके, तो सर ये कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में क्या है? ओके, कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में क्या है? सो कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन इज द excess of sales over variable cost। क्या मतलब है सर आपका? सिंपली अगर मैथमेटिकली हम बोले, कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो, सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो, और इसे हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। okay, it is the gross margin, it is the gross margin earned by a business from selling
इट्स प्रोडक्ट्स। ओके, सो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो गैप है, यानी कि इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ये है कंट्रीब्यूशन का सर पूरा का पूरा फॉर्मूला। ओके, कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब है, अगर हम हिंदी में बोले ना, पूरा देसी लैंग्वेज में बोले तो वो है मोटा प्रॉफिट। ओके, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो है आपका कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस मार्जिन जिसे बोला जाता है। सेल्स से आप सिर्फ और सिर्फ माइनस कर लीजिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उससे हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। ओके सर, ये कंट्रीब्यूशन क्या टोटल प्रॉफिट है? क्या सर ये कंट्रीब्यूशन हमारे पास टोटल रहेगा? सर नहीं रहेगा सर, ये कंट्रीब्यूशन टोटल नहीं है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन से हमें दो चीजें देना है। हमें एक चीज देना है जिसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन पूरा हमारा नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन से हमें एक चीज पे करना है, ये कंट्रीब्यूशन से हमें एक चीज पे करना है जिसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके बाद जो भी बच गया ना सर वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। सो कंट्रीब्यूशन दो चीजों को लेकर बना है, कंट्रीब्यूशन आपका दो चीजों को लेकर बना है, एक है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक है आपका प्रॉफिट। इन दोनों को लेकर आपका बना है कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके ओके सर। उसके बाद सर और एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम बात करते जिसका नाम है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पीवी रेशियो। ओके, और इसे बोला जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। रेशियो सर क्या होता है ये रेशियो, और क्यों ये रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है? देखो, हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते, मोमो की सर एग्जांपल होते। ओके, मोमोज हम क्या करते हैं, मोमो का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक प्लेट मोमो का, 1 प्लेट मोमो का कॉस्ट सेलिंग प्राइस, ओके एक मिनट, 1 प्लेट मोमो, 1 प्लेट मोमो का सर सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 1 प्लेट मोमो, एक प्लेट मोमो का सर, एक प्लेट मोमो में कितना मोमो आते? 6 मोमो आते। ओके, तो एक प्लेट मोमो का सेलिंग प्राइस कितना है सर? 30 रुपीज है सर सेलिंग प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल। सर उस मोमो को बनाने के लिए मोमो वाले को कितना खर्चा करना पड़ता है सर? हमने पूछा जाके। क्यों सर हम ऐसे बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की लैंग्वेज में? क्योंकि अगर आप बेसिकली बिजनेस वर्ल्ड में जाओगे ना और किसी नॉर्मल बिजनेसमैन को पूछोगे, सपोज मैं मोमो खाने गया, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों गए मोमो की दुकान के पास, तो मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, तो मैंने पूछा कि भाई आप एक प्लेट मोमो कितने में बेचते हो? तो उसने बोला 30। ओके, तो मैंने बोला कि आपको बनाने में कितना लगता है वो बता दीजिए। तो उसने बोला कि सर 12 रुपये लगता है रॉ मोमोज वगैरह लाके, या फिर अगर हम खुद मैदा वगैरह लेके बनाएंगे तो 12 रुपये लगता है हमारा। या फिर बहुत कम बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोल लेते सर, हमारा 18 रुपये लगता है। सपोज उसने बोला कि 18 रुपीज़ लगता है। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? इनिशियली मेरे माइंड में क्या आएगा कि भाई एक प्लेट मोमो से इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? एक प्लेट मोमो बेच के इसको 12 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। सर सीए में करना, मतलब सीए में करना इतना इफेक्टिव नहीं है। आप मोमो बेचो, ज्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है। जैसे भड़ा एक है ना कि नॉर्मली एमबीए चाय वाला है, भड़ा पाव ग्याल जो है, तो बीटेक पानीपुरी वाला, बहुत सारे लोग अपनी प्रोफेशन के साथ, तो इसी तरह से मैं भी लिख सकता हूँ सीए में मोमो वाला। ओके, तो मैंने बोला कि अरे अच्छा खासा प्रॉफिट, तो एक प्लेट से 12 रुपये मिल रहा है। एक्चुअली प्रैक्टिकल देखोगे तो ज़्यादा पैसा कमाते हैं ये लोग। सो एक प्लेट से 12 रुपये आपको मिल रहा है प्रॉफिट, तो इसे मैं बोलता हूँ कंट्रीब्यूशन।
अब मैं भी जरा सोच नहीं रहा हूं कि भाई ये पूरा उसका प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में इंस्टेंटली क्या आया, मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आया कि भाई एक प्लेट मोमो बेच के ये 12 रुपए कमा रहा है, तो इससे बोलते हैं मोटा प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रॉस मार्जिन कितना है, 12 रुपए। ओके, इसी को थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा पढ़े लिखे लैंग्वेज में बोलूंगा ना, तो ये होता है आपका कि सर ये सेल्स का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज सर ये प्रॉफिट ले रहा है। अगर हम बोलेंगे ना कि भाई एक प्लेट से इसका कितना परसेंट का प्रॉफिट है, कितना परसेंट का प्रॉफिट है सर, सिंपल सा है 12 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, सर 40% का प्रॉफिट है बस। सर एक प्लेट मोमो बेच के वो 40% का प्रॉफिट कमा रहा है। बिल्कुल, आप लोगों भी जाके मोमो बेचो। ठीक है, तो ये जो 40% हमने निकाला सर, कैसे निकाला हमने कंपेयर किया कंट्रीब्यूशन को सेल के साथ। और मैं एक बात बोलूं आपको, इसी को ही बोलते हैं पीवी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इस रेशियो को और भी क्या बोला जाता है, दिस रेशियो is also called contribution to sales ratio, contribution to sales ratio। इस रेशियो को और क्या बोला जाता है आपका, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। इट इज कैलकुलेटेड with the help of following formulas। ओके, इसकी फॉर्मूला क्या है सर, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सर हमारी बुक में तो ये लिखा नहीं है, आप लोगों को लिखना है गधे लोग। ठीक है, नहीं, आप लोग मेरे अच्छे बच्चों, टैलेंटेड बच्चों सब। ओके, किसी को अगर गधा बोल के बुरा लग रहा है ना, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, बट ये प्यार है आप लोगों का, मतलब मेरा प्यार है आप लोगों के लिए। ओके, सो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा सर, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। पीवी रेशियो बेसिकली क्या करता है, कंट्रीब्यूशन और सेल के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो दोनों के बीच में कितना रिलेशनशिप है, मैथमेटिकली अगर देखें तो 40% का। ओके, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, ओके, वो हमें निकालना है, वो है आपका पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सर एक बात बताइए, हमने एक प्लेट मोमो बेचा, एक प्लेट का प्राइस कितना है सर, 30 रुपया। ओके, एक प्लेट का प्राइस है 30 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट 18 रुपीज और कंट्रीब्यूशन है 12 रुपीज। अगर हम 100 प्लेट मोमो बेचेंगे, अगर 100 प्लेट में आपका सर कितना आएगा वैल्यूएशन, वो जरा निकालेंगे। सेलिंग प्राइस आएगा 100 प्लेट में कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना आएगा सर, मैं आपको बोलूं 3000। कैसा आया सर, 30 इंटू 100, ये तो बहुत ही सिंपल है। ओके, बिल्कुल। उसके बाद सर वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते, वेरिएबल कॉस्ट आपका आएगा 1800 का। बिल्कुल, तो सर आपका कंट्रीब्यूशन कैसा आएगा, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर, 1200 का, 1200 का। सर एक बात बताइए, कंट्रीब्यूशन अगर 1200 का आया तो सर आपका पीवी रेशियो कितना आएगा। सर अभी तो आपने पढ़ाया पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो सर 1200 डिवाइडेड बाय 3000, सर ये भी 40% ही आएगा। बिल्कुल, ओके, ये भी सर आपका 40% ही आएगा। क्लियर। सर एक बात बताइए, हम 100 नहीं लेते, हमें तो पता चला कि 100 प्लेट बेच के भी आपका पीवी रेशियो वही आएगा 40%। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर हम 60 से 40% बोलेंगे, हम 100 प्लेट बेच रहे हैं ना, हम पहले 100 में से देखो 100 प्लेट हम बेच रहे हैं, तो 100 में से आप क्या करो 60 को छोड़ दो और 60-40 कर लेते, यानी कि पहले आपने 60 प्लेट बेचा, उसके बाद आपने 40 प्लेट बेचा। सर हमें सिर्फ 40 प्लेट का पीवी रेशियो निकाल के दीजिए।
आपने 100 प्लेट का पीवी रेशियो, एक प्लेट का पीवी रेशियो आपने निकाला 40% आया, डन सर, 12/30। आपने सर 100 प्लेट का पीवी रेशियो निकाला, आपका 40% आया, डन सर। सर एक काम करिए, जो 100 प्लेट में से ना जो 40 प्लेट है, सिर्फ 40 प्लेट का सिर्फ पीवी रेशियो निकालेंगे। तो सर 40 प्लेट का पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस ले लेंगे 40 इंटू 30, 1200 का, बिल्कुल सर। वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे 40 इंटू 18, 720 का। तो सर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, इसे माइनस करना है। कंट्रीब्यूशन को हम शॉर्ट में सी भी बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर? कंट्रीब्यूशन आपका आएगा 480 का, बिल्कुल डन। ओके, तो सर पीवी रेशियो कितना आएगा? पीवी रेशियो में बोलूं 480 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100। सर ये भी 40% आया। सर क्या बात करें सर, हमेशा पीवी रेशियो फिक्स रहेगा क्या? बिल्कुल फिक्स रेशियो, पीवी रेशियो जो है ना सर, वो हमेशा एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी में पीवी रेशियो फिक्स रहेगा। सर लॉजिक बताइए, क्यों फिक्स रहेगा सर, व्हाई? ओके, क्यों सर फिक्स रहेगा पीवी रेशियो हर लेवल ऑफ एक्टिविटी में? क्यों फिक्स्ड जो आपका पीवी रेशियो है वो फिक्स रहेगा? इसके पीछे जो सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट, वो ये है कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका कांस्टेंट है। आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है। वो आपको पता है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है। जितना आपका सेलिंग प्राइस रहेगा उसी रेशियो में आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हमेशा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आपका फिक्स रहेगा। सेलिंग प्राइस भी आपका कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। यह हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के अजम्पशन में पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था ना assumptions में, वेरिएबल कॉस्ट वैरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, हाउएवर पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी में कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या होगा, ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी में कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बोलूं कि ये अगर ऐसा हुआ ना तो फिक्स्ड कॉस्ट भी, पीवी रेशियो भी आपका क्या होगा, ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी में कांस्टेंट रहेगा। पीवी रेशियो भी कोई भी एक्टिविटी हो, पीवी रेशियो आपका सेम रहेगा। अगर आपकी ना तो प्राइस में कोई चेंज हो रहा है, ना तो आपके वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज हो रहा है। तो सर हम ऐसा भी तो निकाल सकते कि सपोज हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की सेल्स निकालना है। जैसे हमने 40 यूनिट्स का सेल्स निकाला, हमने सिर्फ 40 यूनिट्स का सेल्स निकाला, तो हम उसी हिसाब से अगर हम एक पीरियड का हमें सेल्स दिया है तो भी तो हम पीवी रेशियो निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। तो हम पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला निकाल सकते जो है चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये आप सबको लिखना है, ये जो फॉर्मूलाज मैं अभी लिख रहा हूं ना, ये आपको लिखना है। एक मिनट, ओके। पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला क्या है सर, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ओके, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। सर ये फॉर्मूला हमने क्यों लिया? बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है। ये फॉर्मूला हमने इसी वजह से लिया है, ये फॉर्मूला हमने इसी वजह से लिया है क्योंकि एट एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट है। तो अगर आपको बीच में कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी दिया, मतलब बीच में आउटपुट दिया है कि एक पीरियड में इतना सेल हुआ, एक पीरियड में इतना सेल हुआ, कंट्रीब्यूशन इतना इतना है, तो आप कितना होगा? ठीक है, आपको 2 पीरियड का सेल्स दिया है, आपको 2 पीरियड का कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, तो आपको पीवी रेशियो निकालना है। आप आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल। चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, उसके बाद चलते थोड़ा सा और बात करते। तो 2 फॉर्मूला हमने अभी अभी पीवी रेशियो का सर लर्न किया है, 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला सर आपका क्या बोलता है? पहला फॉर्मूला आपका बोलता है सिंपल सा फॉर्मूला, ये जो बेसिक पीवी रेशियो का मेन फॉर्मूला है वो है पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स निकाल लीजिए, वो आपका आ जाएगा पीवी रेशियो। हमेशा इसमें इंटू 100 करेंगे ताकि ये परसेंटेज में आ जाए। ओके,
हमेशा इसमें इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे ताकि ये क्या हो जाए परसेंटेज में आ जाए। ओके ओके सर, बिल्कुल। और इसमें भी 100 कर लेंगे ताकि ये परसेंटेज में आ जाए। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। सर और क्या हो सकता है? देखो, मैं गया मोमो वाला के पास, मोमो वाले के पास गया, बोला कि एक प्लेट का सेल तुम्हारा कितना है 30 रुपीज, ठीक है। उसने बोला, वो मोमो वाला क्या ना कि वो ऑलरेडी एक सीएमए वाला मोमो वाला था, ओके, सीएमए क्वालिफाइड वाला मोमो वाला है, तो सीएमए मोमो वाला उसने लिखा है। मैंने बोला कि भाई साहब आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो इसने सोचा कि यार ये तो कॉस्ट अकाउंटेंट है, अगर मैं बोलूंगा कि मोमो से 40% का प्रॉफिट आ रहा है, ये तो मेरे सामने में और एक दुकान लगा लेगा, मेरा कंपटीटर बन जाएगा। तो उसने बोला कि भाई ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं है, जो भी आप टीचिंग प्रोफेशन कर रहे हो उसी में ही रहो। मैंने बोला नहीं नहीं, टीचिंग में ज़्यादा इनकम है नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक मोमो का दुकान ही दे दूँ, तो कितना प्रॉफिट आपका आ जाता है? उसने बोला नहीं नहीं भाई, प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा है, आप तो, मेरा तो कॉस्ट ही 60% का है। आप बोलोगे तो बनाने में तो 60% लग जाता है, ठीक है, और इसमें कुछ फायदा वगैरह है नहीं। लेकिन वो गधा ये भूल गया कि मैं भी तो भाई कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। उसने मुझे ये बोला कि बनाने में 60% लगता है, तो मैं तो प्रॉफिट आराम से निकाल सकता हूं ना। अगर एक प्लेट मोमो 30 रुपीज का है और उसे बनाने में 60% कॉस्ट लग रहा है, उसका कॉस्ट 60% है, यानी कॉस्ट कितना है 18%, सॉरी 18 रुपीज, तो कंट्रीब्यूशन सर कितना आ जाएगा 12, यानी कि प्रॉफिट कितना है 40%। अरे भाई इतना तो हमें भी पता है ना, ओके, कि अगर आपका कॉस्ट 60% है तो प्रॉफिट कितना होगा 40%, बहुत सिंपल है। तो यहां पे वो ही दिया है। अगर क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछा होगा, क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये मेंशन किया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स एंड आपको पीवी रेशियो निकालना है, तो बहुत ही आसान है। क्या करोगे आप? पीवी रेशियो निकालना है ना आपको क्या करना है 100% माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। भाई क्वेश्चन में हमें जितना परसेंट का वेरिएबल कॉस्ट दिया है ना, वो आप 100% से माइनस कर लो, क्योंकि सेल्स कितना है आपका, सेल्स भाई आपका है 100%, ओके, सेल्स आपका है 100%, ओके, आपका जो सेल्स है सिर्फ वही है 100%, राइट, ओके। सो वेरिएबल कॉस्ट आपका सर कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% है, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन आपका कितना है? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 40%। सो पीवी रेशियो भी, कंट्रीब्यूशन अगर परसेंटेज में निकलता है तो वही तो पीवी रेशियो है। अगर कंट्रीब्यूशन रुपीज में निकलता है ना तो वो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे तो वही तो पीवी रेशियो है आपका, बिल्कुल। सो पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100% माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर सर? ओके, डन डन सर। अब सर बात करते, सपोज हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, जैसे हमें 2 पीरियड का सपोज हमें दिया है, ईयर वन में सेल्स हुआ है 1 लाख का, ओके, और ईयर 2 में आपका सेल्स हुआ है 1,50,000 का, ओके, ये सेल्स है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है प्रॉफिट, बिल्कुल, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है कि इस साल आपका है 25,000 का प्रॉफिट, ओके, और इस साल आपका है 20,000 का प्रॉफिट। सर एक काम करिए, सॉरी 20,000 बोल रहा हूं, 30,000 का प्रॉफिट, ओके। सो एक बोलिए सर कि हमें पीवी रेशियो, क्वेश्चन में पूछा है पीवी रेशियो निकालना है। सर हमने तो अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, डाल देते ये फॉर्मूला, खत्म, निकाल लेंगे पीवी रेशियो। नहीं बेटा, इतना भी आसान नहीं है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है सेल एंड प्रॉफिट, और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो यहां पे हमें प्रॉफिट दिया है। सर हम क्या करेंगे, इतने भी गधे हो सर आप लोग, आप क्या करो, ये जो डाटा आपको दिया हुआ है ना, सॉरी, आप एक काम करो सर, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, ओके। सर आप एक काम करिए, आप वही वाला फॉर्मूला लिख लेती है ना, चेंज इन प्रॉफिट
सर आप वही वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, आ जाएगा आपका पीवी रेशियो, आ जाएगा आपका पीवी रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स, सर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एक ही तो बात है ना सर, दोनों में चेंज इन तो है ना, ठीक है। चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स जो है सर, आप प्रॉफिट भी लिख लीजिए ना, सेम ही आएगा, ठीक है। नहीं बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है कि प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन दोनों तो अलग चीज है। क्या सर ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते, ठीक है, क्या सर हम फॉर्मूला यूज करते कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, क्या ये फॉर्मूला हम यूज करके पीवी रेशियो निकाल सकते? तो आंसर है सर यस। लेकिन एक बात बताइए, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स ये हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक है। और क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है तो कंट्रीब्यूशन भी हर जगह पे सेम ही रहेगा, सेम रेशियो में रहेगा। तो इसी वजह से कौन सी लेवल पे भी, कोई भी लेवल पे भी हम पीवी रेशियो निकाले, हमारा पीवी रेशियो सेम ही रहेगा। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। लेकिन सर प्रॉफिट तो सेम नहीं रहेगा ना सर, तो चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स ये सर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बराबर हो सकता है? ये फॉर्मूला तो सही नहीं होगा ना। मैं एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला इसी के एक एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी कि ये फॉर्मूला सही है। पीवी रेशियो मतलब निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे सही हो सकता है सर, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, इसी का एक अपडेटेड वर्जन है आपका चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो ये जो भी फॉर्मूला है ना, ये भी सेम फॉर्मूला है, दोनों एक ही, दोनों भाई भाई है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। तो सर ये फॉर्मूला एक बार आप प्रूव करके बताइए सर। आपने तो बोला था कि आपके क्लास में लॉजिक्स हमेशा मिलेगा, कोई भी फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी फॉर्मूला है उसके पीछे आप लॉजिक बताओगे हमें। तो बताइए सर जरा हमें, चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सेल्स, ओके, दोनों सेम कैसे हो गए सर? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स दोनों कैसे सेम हो सकते? ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसे प्रूव करेंगे, ओके। इसे हम प्रूव करेंगे एक दूसरे पार्ट में, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, दूसरे पार्ट में हम सॉल्व करेंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स एंड चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स दोनों कैसे बराबर है, ओके डन।